हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो आपका स्वागत है देव फिजिक्स वाला क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का साइंस एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी। और क्लास 9 के साइंस में क्या पढ़ रहे हैं सर? तो यूनिट 4 परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हम लोगों ने परमाणु की संरचना थॉमसन के विधि से देखा। जे थॉमसन साइंटिस्ट जो थे, रदरफोर्ड के तरीका से देखा, बोर्स के तरीका से देखा। बोर्स ने सबसे अच्छे तरीका से, सबसे क्लियर तरीका से परमाणु का स्ट्रक्चर को बताया। उन्होंने ही बताया कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है वो फिक्स सेल में घूमता है, फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, जिसका एनर्जी लेवल कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉन घूमते हुए एनर्जी का लॉस नहीं करता है। कौन बताया सर? बोर साहब ने बताया। उन्होंने ही बताया कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। किसने बताया सर? बोर साहब ने बताया। और क्या बताया सर? कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में 2n² के बराबर रह सकता है। किसके बराबर सर? 2n² के बराबर। n यदि पहला कक्ष है तो n बराबर 1 रखेंगे, दूसरा कक्ष है तो n बराबर 2 रखेंगे, तीसरा कक्ष है तो n बराबर 3 रखेंगे। पहले कक्ष को k नाम दिया, दूसरे कक्ष को l नाम दिया, तीसरे कक्ष को m नाम दिया, चौथे कक्ष को n नाम दिया, ऐसे ही k l m n o ऐसे ही नाम दे दिए। ये सारा चीज हम लोग कल पढ़ चुके हैं। मैं क्या किया, उसको रिवाइज किया। अब आगे जैसे सीरियल देखते हो ना, तो पीछे से रिवाइज करता है, उसके बाद करता है अब आगे, तो ऐसे ही अब आगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन है, कल जो पढ़ाया था उसी के बेसिस पे कार्बन और सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। ये मैं बता चुका हूं, कल जब मैं बता रहा था तो उस समय आपको बताया था। कार्बन और सोडियम के लिए क्या कर रहा है सर? कार्बन और सोडियम के लिए। तो भैया बताइए, कार्बन में कितना एटॉमिक नंबर होता है? तो सर एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये भी कल मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो कार्बन में एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 6। एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 6। मतलब ये 6 क्या है? प्रोटॉन का नंबर है। मतलब सर इलेक्ट्रॉन का नंबर है, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन का नंबर होता है, वही इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है। मतलब ये 6 क्या है? इलेक्ट्रॉन का नंबर है, इलेक्ट्रॉन का नंबर है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस होगा। हाँ सर, इस न्यूक्लियस में क्या होता है सर? तो इसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और क्या होता है सर? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में ही रहता है। कहाँ रहता है सर? न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। किसी भी परमाणु का टोटल मास कहाँ कंजर्व रहता है? किसी भी परमाणु का टोटल मास न्यूक्लियस में रहता है। कहाँ रहता है सर? न्यूक्लियस में रहता है। और न्यूक्लियस के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है सर? तो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कौन लगाता है सर? इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला ऑर्बिट हो गया, पहला ऑर्बिट। ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, दूसरा ऑर्बिट। तो मैं ये भी बताया था कि पहला ऑर्बिट में, पहला कक्ष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है सर? ये बताइए कि पहला कक्ष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? तो पहला कक्ष मतलब n बराबर 1, तो 2 n का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 2। मतलब पहला कक्ष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये नहीं कि अपने मन से 3 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिए तो वो गलत हो जाएगा। कब होगा? जब होगा तब 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो अब कितना बचा? अब तो 4 बचा सर।
तो ये बताइए दूसरा घर में, दूसरा कक्ष में, दूसरा ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? तो मैं ये भी कल बताया था कि दूसरा में देखना है तो n बराबर 2 रखो, तो 2 दूनी का 4, दूनी 8, मतलब दूसरा घर में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो दूसरा घर में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। 8 से ज्यादा नहीं होगा, 8 से कम हो सकता है, 8 से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 7 हो सकता है, 6, 5, 4, 3, 2, 1 या 8, मैक्सिमम 8 हो सकता है। ये नहीं कि नहीं हम रहबो 9 गो घुसिया के बैठ गया, वो गलत हो जाएगा, एक को बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो 4 ही है, तो 4 तो आराम से रह सकता है, क्योंकि वो 4 क्या है? 8 से कम है। 4 क्या है? 8 से कम है, तो 4 को तो आराम से रह सकता है। तो ये कार्बन का क्या हुआ? कार्बन का क्या हुआ? ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन वितरण क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन वितरण, मतलब इलेक्ट्रॉन वितरण मतलब क्या कि पहला घर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा घर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहला घर में 2, पहला कक्ष में 2 और दूसरा कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। अब एक और है सोडियम। सोडियम मैं तो इतना बार एक ही चीज को बताता हूं ना कि कोई वीडियो लगातार देखेगा ना तो उसको घर पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है, सोडियम। तो सोडियम याद करिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना सर? 11। तो एटॉमिक नंबर, ओहो, तो मतलब प्रोटॉन नंबर, ओहो मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर, मतलब ये जो है वो एटॉमिक नंबर है, मतलब यही प्रोटॉन नंबर है, मतलब यही इलेक्ट्रॉन नंबर है। तो सबसे पहले कौन होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होगा? प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा सर न्यूक्लियस में? प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। न्यूक्लियस में क्या रहता है? नाभिक में क्या रहता है? नाभिक में न्यूट्रॉन होता है, प्लस प्रोटॉन होता है। याद रखिएगा, नाभिक में क्या होता है? नाभिक में न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। पूछेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? तो प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं। न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? तो न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तो इसके चारों ओर चक्कर काटता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तो इसके चारों ओर चक्कर काटता है। तो पहला कक्ष में, पहला ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 2 गो सर। कितना बचा? इसमें से 2 गो निकल गया तो 8। तो दूसरा घर में 8 गो बचेगा, बक बकलोल 9 गो ना, 9 गो याद है, एक बार वीडियो देख ले। चलिए वीडियो बन रहा है। तो दूसरा घर में कितना? 2 गो इलेक्ट्रॉन इसमें घर रस बस गया। सोडियम का 2 गो इलेक्ट्रॉन पहला घर में रस बस गया, अपना घर बसा लिया। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 9 गो इलेक्ट्रॉन। लेकिन दूसरा घर में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है सर? 8 गो रह सकता है। सर एक ही तो बचा, उसको भी उसी घर में घुसा दीजिए। नहीं बउआ, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये नहीं कि एक बचा तो उसी में घुसा नहीं देना है। 8 तो मतलब 8, नो एक्स्ट्रा। तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है सर। और एक बच गया सर, उसको कहाँ रखिएगा? तो उसके लिए तीसरा घर बनाएंगे। उसके लिए क्या बनाएंगे? तीसरा घर बनाएंगे और तीसरे घर में उसको रखेंगे। कहाँ रखेंगे? तीसरे घर में रखेंगे। पहला घर में 2 गो इलेक्ट्रॉन, दूसरा घर में 8 गो इलेक्ट्रॉन और तीसरा घर में 1 गो इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया? सोडियम का इलेक्ट्रॉन
वितरण। क्या हुआ? सोडियम का इलेक्ट्रॉन वितरण, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे रहेगा उसके परमाणु में, उसका वितरण, उसका स्ट्रक्चर है। ये क्या है? सोडियम परमाणु का संरचना है, कंस्ट्रक्शन है। सोडियम परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं ये बताया है। किसने? बोर ने बताया। तो इसको क्या कहेंगे? परमाणु, सोडियम परमाणु का संरचना ही ना कहेंगे, परमाणु का स्ट्रक्चर ही ना कहेंगे। बताओ, तो ये क्या हुआ? सोडियम परमाणु का स्ट्रक्चर ही ना हुआ। हाँ सर, सोडियम परमाणु का ये स्ट्रक्चर हुआ। चलिए, पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन, ये आपको पूरा मैं रिवाइज करा दिया, बोर्स मॉडल। अगर किसी परमाणु का के और एल कोष भरा हुआ है, कोई परमाणु है, कोई एटम है, क्या सर? कोई एटम है, कोई भी एटम है, तो उसका न्यूक्लियस होगा। हाँ सर, होगा। इस घर का क्या नाम है? तो इस घर को तो सर के बोलते हैं। दूसरा घर का क्या बोलते हैं? दूसरे घर को तो एल बोलते हैं। तीसरे घर को क्या बोलते हैं? तो तीसरे घर को तो एम बोलते हैं। चौथे घर को क्या बोलते हैं? तो चौथे घर को तो एन बोलते हैं। पहला घर को के, दूसरा घर को एल, तीसरा घर को एम, चौथा घर को एन। के बराबर क्या होता है? एन बराबर 1, एन बराबर 2। तीसरा घर होगा तो एम, एन बराबर 3। तो ये जो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो पहला घर को के बोलते हैं, दूसरा घर को एल बोलते हैं। बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो पहला घर में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? तो पहला घर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। पहला घर में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? तो पहला घर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि के वाला घर फुल भरा हुआ है, जितना लोग को रहना चाहिए उतना लोग है। के वाला घर, एल वाला घर भी फुल भरा हुआ है, जितना लोग को रहना चाहिए उतना है। तो एल घर में कितना लोग को मैक्सिमम रह सकता है? तो एल घर में मैक्सिमम 8 लोग रह सकता है, 8 लोग से ज्यादा नहीं रह सकता है। तो एल घर में कितना रखेंगे? 8 लोगों को रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी मान लीजिए परमाणु है, उसका के कक्ष और एल कक्ष फुली भरा हुआ है, पूरी तरह से भरा हुआ है। मतलब के कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन है, एल कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन है। तो के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए तो 2 को रख दिए, एल कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए तो 8 रख दिए। तो ये बताइए कितना हुआ इलेक्ट्रॉन? तो सर 2 गो 8 गो, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। ये बताइए सर, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब उतना ही प्रोटॉन भी होगा? जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन नंबर होगा और वही परमाणु संख्या होगा। हाँ होगा, वही परमाणु संख्या होगा। तो ये बताइए सर, 10 परमाणु संख्या किसका होता है? ये बताइए सर कि ये किसका इलेक्ट्रॉन, ये किसका क्या है? ये किसका क्या है? इलेक्ट्रॉन वितरण है। ये किसका क्या है? इलेक्ट्रॉन वितरण है। ठीक है, ये किसका क्या है? इलेक्ट्रॉन वितरण है। तो 10 किसका एटॉमिक नंबर होता है बउआ? 10 इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, और जितना प्रोटॉन उतना ही परमाणु नंबर। तो मतलब 10 क्या हुआ? परमाणु नंबर। 10 किसका परमाणु नंबर होता है? तो सुनो, एक नियोन का नाम क्या होता है? नियोन, Ne। नियोन का ये एक क्या है? नियोन का
परमाणु संख्या 10 होता है। ये क्या है? ये एक, इसको क्या बोलेंगे? ये एक नोबल गैस है, ये एक अक्रिय गैस है, मतलब ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता। क्यों नहीं लेता सर? क्योंकि इसका बाहरी घर एकदम पूर्ण रूप से भरा हुआ है, जो इसको चाहिए वो परिपूर्ण है। याद रखिएगा, बोर साहब ने कहा था कि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम भरा हुआ है। तो अब इसको क्या चाहिए? ये पूर्ण रूप से स्टेबल है। पूर्ण रूप से क्या है? स्टेबल है। ये किसी भी तरह के रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। इसको नोबल गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, मतलब ये क्रिया नहीं करता है। अक्रिय गैस मतलब ये क्रिया नहीं करता है, ये रिएक्शन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसका बाहरी कक्ष एकदम परिपूर्ण भरा हुआ है। इसको अब कुछ नहीं चाहिए दुनिया से, जो भी चाहिए इसको मिल चुका है। समझे? हाँ सर समझ गए। चलिए समझ गए तो आगे देखते हैं। संयोजकता। क्या सर? संयोजकता। पिछले चैप्टर में भी मैं संयोजकता को आपको अच्छी तरीका से समझा चुका हूं। संयोजकता, वैलेंसी, संयोजकता क्या होता है सर? संयोजकता, वैलेंसी क्या होता है? तो किसी भी प्रोटॉन के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है संयोजकता। किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित क्या? इलेक्ट्रॉन का नंबर। इसे दिखा दें, इलेक्ट्रॉन का नंबर, उसका संयोजकता बताता है। जैसे कोई भी तत्व है उसमें परमाणु होंगे, किसी भी तत्व के परमाणु में अभी तो इलेक्ट्रॉन वितरण बताया था कि उसमें इलेक्ट्रॉन का कैसे वितरण होता है, बताया था ना अभी। तो उस इलेक्ट्रॉन वितरण में सबसे बाहरी कक्ष में, सबसे बाहरी ऑर्बिट में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहता है वो संयोजकता कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का नंबर उसका संयोजकता कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। जैसे सोडियम, अभी ही बताया हूं, सोडियम Na क्या होता है? 11। तो जितना ये 11 क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब यही इसका प्रोटॉन नंबर भी होगा, यही इसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी होगा, यही इसका प्रोटॉन नंबर भी होगा, यही इसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी होगा। चलिए देखते हैं, अब इसका इलेक्ट्रॉन वितरण करते हैं, इलेक्ट्रॉन वितरण बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे क्या हुआ है? वितरित हुआ है। इलेक्ट्रॉन कैसे मतलब प्रेजेंट है। तो बीच में न्यूक्लियस होगा, इसके बाहर फर्स्ट ऑर्बिट, उसके बाहर सेकेंड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा तो 9 इलेक्ट्रॉन बचा। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है। 3 2 5 6 7 8। अब कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बचा। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए थर्ड ऑर्बिट बनाना पड़ेगा। तो थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा।
मतलब इसके बाहरी कक्ष में, इस सोडियम परमाणु के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है सर? तो सोडियम परमाणु के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है सर। तो सोडियम का वैलेंसी, सोडियम का संयोजकता कितना होगा? 1 होगा। सोडियम का संयोजकता कितना होगा? सोडियम का संयोजकता 1 होगा। कितना होगा सर? सोडियम का संयोजकता 1 होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि इसके बाहरी ऑर्बिट में केवल एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसके बाहरी कक्ष में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए सोडियम का संयोजकता 1 होगा। चलिए और देखते हैं, और देखते हैं, केवल एग्जाम्पल ही देखेंगे। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12। सेकेंड ग्रुप का है दोस्त, सेकेंड ग्रुप का 12। तो चलिए सबसे पहले बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, जिसमें क्या होगा? प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। इसके बाहर एक कक्ष होगा, ऑर्बिट, इसके बाहर भी एक कक्ष होगा, ऑर्बिट। पहले कक्ष में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 को बना दिए, तो 12 में से 2 घटा 10। अब 10 को रखना है, तो 10 को इसमें रख दे क्या? नहीं सर, इसमें तो मैक्सिमम 8 ही रह सकता है इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्ष में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो। 8 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कितना बचा? इसमें से 8 घटा तो 2। अब 2 गो इलेक्ट्रॉन को रखना है सर 2 गो इलेक्ट्रॉन रखना है तो इसी में घुसा देते। नहीं, मैक्सिमम सेकेंड कक्ष में 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन रखिएगा। अब आता है तीसरा कक्ष, लास्ट वाला कक्ष, सबसे बाहरी कक्ष, सबसे बाहरी कक्ष। अब इसमें 2, इसमें 8, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तीसरा में कितना? 18। ये K, ये L और ये M, लेकिन है कितना? 2 ही इलेक्ट्रॉन है। रख कितना सकते हैं? 18। तो 18 से कम रख सकते हो, 18 से ज्यादा नहीं रख सकते हो। तो 2 को तो आराम से रह जाएगा, 2 आराम से रह जाएगा। तो इसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होगा? 2। मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होगा? मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होगा? वैलेंसी कितना होगा? 2। जो भी बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा वही उसका वैलेंसी होगा। जो भी बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा वही उसका वैलेंसी होगा। समझ गए? किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का नंबर उसकी संयोजकता, उसकी वैलेंसी बताता है। चलिए अभी आप कंफ्यूज होइएगा, मैं आपको कंफ्यूज करूंगा। ये जो अभी रूल बता रहा हूं ये कहां तक वैलिड है? ये वहां तक वैलिड है जब तक बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन, तभी तक वैलिड है। ध्यान रखिएगा, बता रहा हूं। अब आते हैं कार्बन। कार्बन, कार्बन के कितना होता है? कार्बन का 6 होता है ना, कार्बन का 6। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या 6। तो बीच में क्या होगा? बीच में न्यूक्लियस होगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में C6, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 गो, तो 2 गो रख दिए। अब 2 गो घटा तो कितना बचा? 4। सेकेंड में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 8 है, कितना? 4। आराम से रख दो, आराम से रख दो। तो सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 4। अरे यही ना इसका बाहरी कक्ष है। कार्बन का बाहरी कक्ष कौन है? ये K हो गया, ये L।
तो एल कार्बन का बाहरी कक्ष है, एल जो है कार्बन का बाहरी कक्ष है, तो एल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? तो सर एगो, दूगो, तीन गो, चार गो। कार्बन के बाहरी कक्ष में, बाहरी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 4। तो कार्बन का संयोजकता कितना होगा? 4 होगा। कार्बन का संयोजकता 4 होगा। कार्बन का संयोजकता कितना होगा भैया? तो कार्बन का संयोजकता 4 होगा। लेकिन यहीं तक अब थोड़ा सा नियम चेंज होने वाला है, क्योंकि यदि बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा तब क्या होगा? यदि बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा, जो पहले वाला रूल बताया था वो बाहरी कक्ष में मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन है तभी तक वैलिड है। जब परमाणु के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो तब उसका संयोजकता वैलेंसी बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। जब बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा है, सुनना, जब बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा है, मतलब 5, 6, 7, 8, मतलब 4 से ज्यादा, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा हो तब वो इलेक्ट्रॉन का नंबर उसकी संयोजकता नहीं होगा। तो क्या होगा सर? नहीं होगा। तब एक मिनट थोड़ा सा देख लें कैमरा, संयोजकता नहीं होगा तब उसकी संयोजकता तब उसकी संयोजकता 8 माइनस बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। क्या होगा? 8 माइनस बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस उसकी संयोजकता क्या हो जाएगा? 8 माइनस बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। क्या होगा? जब परमाणु के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, उस कंडीशन में जो वैलेंसी होगा वो 5, 6, 7, 8 नहीं होगा। क्या होगा सर? 8 माइनस 5 होगा, 8 माइनस 6 होगा, 8 माइनस 7 होगा, 8 माइनस 8 होगा। ये नहीं कि 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, जैसे 5 हो तो संयोजकता 5 लिख दो आप, 6 हो तो संयोजकता 6 लिख दो आप, तो वो गलत होगा। वहां पे क्या करना पड़ेगा? 8 में से 6 घटा के मतलब 2 लिखना पड़ेगा, 8 में से 5 घटा के 3 लिखना पड़ेगा, 8 में से 7 घटा के 1 लिखना पड़ेगा।
उस टाइम संयोजकता कब? जब बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा हो। अब नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है, अब नहीं भूलोगे। अभी रुको तो, अभी एग्जाम्पल देना बाकी है। जब तक एग्जाम्पल नहीं तब तक कुछ नहीं। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस होगा जिसमें न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा। इसके बाहर एक बाहरी कक्ष, सॉरी इसके बाहर एक कक्ष, इसके बाहर एक कक्ष। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 2। फर्स्ट कक्ष में, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो 17 में से 2 गया 15। दूसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? सर दूसरा कक्ष में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 15 में से 8 गया 7। अब कितना बचा? 7। तो अब बनाएंगे तीसरा कक्ष। तो पहला कक्ष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में मैक्सिमम कितना? 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्ष में मैक्सिमम कितना? 18 इलेक्ट्रॉन। कल बताया था, आज भी बताया। इसमें बैठा लो ना यार, 2n²। तो तीसरा कक्ष मतलब 3, तो 3 का 9 दूनी 18, समझे? 18। तो तीसरा कक्ष में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन है यहां पे कितना? 7 ही है। रह सकता है 18 लेकिन है 7। तो कहेगा कि आओ बउआ तू आराम से रह लो, मेरा क्षमता तो 18 रखने का है लेकिन तू तो 7 ही है, तो आराम से आके लोट पोट के रहो। तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। 2 3 4 5 6 7। तो बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7। तो क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जो पहले वाला रूल बताया था, पहले वाला रूल बताया था कि देखिए भैया, जो भी परमाणु है उसके बाहरी कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो उसका संयोजकता होगा। तो उसके अनुसार तो 7 संयोजकता हो सकता है, रह सकता है, ठीक है। लेकिन ये जब ऑक्टेट पूरा करेगा, ऑक्टेट पूरा मतलब क्या? अपने को स्टेबल करेगा, स्टेबल करना चाहेगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हार्ड है कि नहीं? उससे अच्छा कि एक इलेक्ट्रॉन को ले ले। ये बताना कि एक इलेक्ट्रॉन को लेना इजी है कि 7 इलेक्ट्रॉन को हटाना इजी है? तो भैया एक इलेक्ट्रॉन को लेना इजी है, इसीलिए इसकी संयोजकता 1 है, न कि 7। समझना? इसकी संयोजकता क्या है? 1 है। तो इसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। तो क्या बताए थे कि जब भी बाहरी कक्ष में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, 5 हो 6 हो 7 हो, तब संयोजकता क्या होगा? संयोजकता क्या होगा? 8 - 7 मतलब 1। क्लोरीन का संयोजकता कितना होगा? 1। क्लोरीन का संयोजकता कितना होगा? 1 होगा, समझे? क्लोरीन का संयोजकता कितना होगा? 1। बताए ना अभी क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता 7 हो सकता है। लेकिन स्टेबिलिटी के हिसाब से ये बताना कि क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके मोर स्टेबल होगा, या एक इलेक्ट्रॉन लेके? एक इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा इजी है इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन देने से, इसीलिए संयोजकता 1। इसीलिए नियम बना, जो भी 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, जिसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, उसके लिए जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बताना कि 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर गया तब भी वो स्टेबल हो जाएगा। यदि 5 इलेक्ट्रॉन, इसके घर में से 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, 7 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, ध्यान से समझना एक बात, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो अब देखो 1 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबल है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी जो परमाणु है अपने घर में यदि बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है
तो अपने को मोर स्टेबल समझता है, वो अपने अक्रिय गैस मानता है। ठीक है, बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो अपने आप को स्टेबल समझता है। समझना, स्टेबल, अक्रिय मतलब अब उसको कुछ नहीं चाहिए, स्टेबल। तो यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन, यदि ये 7 इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव कर देगा, सातों इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिमूव, मिटा दिए, ये तो स्टेबल हो गया। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना कितना हार्ड काम है। वही यदि ये क्या करे, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करे, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसमें कितना हो जाएगा, 7 पहले से, एक बाहर से आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बताया था, जब भी बाहरी कक्ष में, बाहरी ऑर्बिट में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होता है, वो मोर स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो, उसको अब कुछ नहीं चाहिए। तो कोई भी चीज, तुम भी क्या चाहते हो कि हम अच्छा खासा पैसा कमाएं और स्टेबल हो जाए, मन शांत हो जाए, तो वैसे ही परमाणु भी चाहता है कि मेरे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और हम स्टेबल हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और हम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। जब भी किसी परमाणु के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहां भी परमाणु सोचता है कि मेरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और हम स्टेबल हो जाए। तो इसके लिए 2 केस है, या तो सातों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे या एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा इजी है, ठीक है, स्टेबिलिटी बनाने के लिए। एक पहले से 7 है, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, स्टेबल हो गया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इसकी संयोजकता क्या होती है, 1 होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल बनाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है, स्टेबल बनाता है, इसीलिए इसका संयोजकता 1 होता है। इसीलिए जो भी परमाणु है यदि उसके बाहरी कक्ष में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, कितना सर, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो जितने परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन है उसको 8 में से घटा देना है और जो आएगा वही उसकी संयोजकता होगा। समझ गए। क्लोरीन का संयोजकता कितना, 8 में से 7, 1। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। तो पहले न्यूक्लियस होगा, उसके बाहर एक कक्ष, उसके बाहर एक कक्ष। तो पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 निकल गया, कितना बचा, 5। तो अब दूसरा कक्ष में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन हमारे पास कितना है, 5 ही है, तो 5 को रख देंगे। अब इसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 5, तो क्या इसका संयोजकता 5 होगा। इसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है सर, 5, तो क्या इसका संयोजकता 5 होगा, नहीं सर। अभी तो आप बताए कि जब बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या 4 से ज्यादा हो तब उसका संयोजकता 8 माइनस जितना बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है उसको 8 में से घटा देना है। जितना बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है उसको 8 में से घटा देना है, तो इसका संयोजकता कितना होगा, 3। तो नाइट्रोजन का संयोजकता कितना होगा, 3। ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे, आर्गन, आर्गन क्या होता है, 18। आर्गन क्या होता है, 18। आर्गन का कितना होता है, 18। बताइए 18। तो सबसे पहले न्यूक्लियस होगा, इसके बाद एक कक्ष होगा, इसके बाद एक कक्ष होगा। इस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो 16 बचा, अब 8। दूसरा कक्ष में कितना, 2 2 4 2 6 1 7 1 8। दूसरा कक्ष में कितना, मैक्सिमम 8 रह सकता है। अब कितना बचा, 8 बचा सर। अब कौन सा कक्ष, तीसरा कक्ष। तीसरा कक्ष में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है सर, 18। पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18, लेकिन है कितना, 8 ही है। 8 को आराम से रख दो, 18 मैक्सिमम रह सकता है। तो मैंने अभी ही बताया कि इसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। तो अभी तो बताया यदि किसी परमाणु के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है
तो वो मोर स्टेबल होता है, उसको अक्रिय गैस में लेते हैं। अब वो रिएक्शन मतलब उसको क्या बोलते हैं, नोबल गैस, वो रिएक्शन नहीं करता, वो एकदम स्टेबल है, उसको कुछ नहीं चाहिए। तो यहां पे इसकी संयोजकता कितना होगा, तो बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 8, तो 8 में से 8 घटा देंगे 0, तो इसकी संयोजकता कितना है, 0। तो किसी भी अक्रिय गैस की, किसी भी नोबल गैस की संयोजकता कितना होगा, 0। जो भी यदि बाहरी कक्ष में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसको 8 में से घटा देना है, और 4 से कम है तो ज्यों का त्यों लिख देना है, वही उसका संयोजकता होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा संयोजकता। मैंने डिफिनीशन लिखवाया, आपको एग्जाम्पल दिया 4, 5, 6, और हर एग्जाम्पल को एकदम एक्सप्लेन किया, हर तरह का एग्जाम्पल लिया। अब तुमको कहीं भी संयोजकता निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैंने अपना मतलब समझाने में हर एक चीज दे दिया है। आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूं, आपको कंसेप्ट भी समझा रहा हूं, ताकि आपको कोई भी चीज प्रॉब्लम ना हो, आपको बुक दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं जितना पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़ लो। मैंने एनसीईआरटी को 10 बार 15 बार पढ़ के हर एक पॉइंट से, मतलब एक भी पॉइंट नहीं है जो मैंने छोड़ा है, हर एक पॉइंट का निचोड़ निकाल के आपको बता रहा हूं। समझ गए? तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सॉरी, ब्लैक बोर्ड डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारा, क्योंकि उतना बजट नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए पढ़ाऊं, आपके लिए मेहनत करूं। ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा बिना पढ़े न रहे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।